So, good afternoon, ninth class. How are you all? Hope you all are good. So, class, today we will be starting with our second chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. सोशलिज्म इन इटसेल्फ इज अ वेरी न्यू टर्म आई सपोज फॉर यू पीपल। तो हम पूरा समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली सोशलिज्म, ये कैसे स्टार्ट हुआ यूरोप में, और स्पेशली उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है रशिया में, जिसके कारण पूरी एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन जाएगी वहां पे। ठीक है, तो वील स्टडी अबाउट यूरोप एंड वी देन स्पेसिफिकली वील स्टडी अबाउट रशिया। रशिया में कैसे रेवोल्यूशंस हुए थे और इन रेवोल्यूशन के बाद फाइनली एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट वहां पे सेटअप होगी। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। हम इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे विद आवर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, है ना। लेट अस स्टडी इट इन अ कंटिन्यूएशन। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था दैट इज इन फ्रेंच रेवोल्यूशन वी सॉ दैट देयर वाज अ टोटल चेंज इन द काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट एग्जिस्टेड। मतलब इससे पहले सिर्फ मोनार्की थी, फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, और फिर हमने देखा कि वहां पे रिपब्लिकन काइंड ऑफ गवर्नमेंट आ गया। नॉट टोटली सबके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, पर एटलीस्ट एक स्टार्टिंग हुई थी, एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट जिसमें जो कॉमन पीपल है उनका भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन है। तो हम टोटली नहीं बोलेंगे कि पूरी डेमोक्रेसी बन गई थी या पूरा ही रिपब्लिक जैसे, बट कुछ कुछ हम बोलेंगे समवॉट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी दे वर मूविंग। ठीक है, पूरा इफ यू ऑल रिमेम्बर पहले लुई 16 था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आए, फिर रॉब्सपेयर आया, उसके बाद हमने देखा था लास्ट में टुवर्ड्स द एंड हमने देखा नेपोलियन ने कैसे कंट्रोल ले लिया था। बट वॉट एवर इट बी, हमने देखा एक पॉलिटिकल चेंज आया था जिसमें पहली बार जो कॉमन लोग हैं वो भी किसी तरीके से चूज कर रहे हैं या इलेक्ट कर रहे हैं इन वन फॉर्म और दी अदर, क्या कि हमें कौन रूल करेगा, हु विल बी आवर लीडर। तो अब ये जब फ्रांस में हो गया था तो ये जो आइडियाज है ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, ये पूरे के पूरे यूरोप में स्प्रेड आउट हो रहा था। ठीक है, so to be more specific here let us understand कि क्या चेंजेस आए थे और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी है, ये पूरे यूरोप में सर्कुलेट हो रहे थे। सब लोग सोच रहे थे अच्छा, इज इट रियली पॉसिबल दैट वी द कॉमन पीपल विल इलेक्ट और चूज हु विल रूल अस। मतलब एक बहुत ड्रामेटिक चेंज हुआ था पॉलिटिकल सिस्टम में भी, बट पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ सोसाइटी में भी हुआ था। अगर आप सबको बताओ, पहले ऐसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में डिवाइडेड था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास बहुत सारे पावर्स थे, एडवांटेजेस थे, प्रिविलेजेस थे, वेयर एज थर्ड स्टेट के पास नहीं थे। और ये जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर है ये भी चेंज हुआ था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो नाउ वी विल सी दैट so what will happen here is that people are नाउ अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा फ्रांस में हुआ है। तो जब ऐसा फ्रांस में हुआ है तो यूरोप में ये बात जो है पूरी स्प्रेड हो गई। तो अब लोग यही सोच रहे थे कि क्या ऐसा कोई चेंज हमें भी अपनी कंट्री में लाना चाहिए। यूरोप में, एशिया में, सब जगह पे ये जो नए आइडियाज थे इंडिविजुअल राइट्स के, और कैसे जो पावर है वो लोगों के हाथ में भी होना चाहिए, दिस वॉज बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर। यूरोप में तो हो ही रहा था डिस्कस, बट यूरोप के साथ साथ हम देखेंगे इंडिया में भी डिस्कस हो रहा था। इंडिया में हम बाद में देखेंगे राजा राम मोहन रॉय, डिरोजियो जैसे जो सोशल रिफॉर्मर्स है वो हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते थे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में चेंज आया है, कैसे सारी चीजें चेंज हुई है। ठीक है, तो ये सारी के सारे जो डेवलपमेंट है ये पूरे यूरोप में और वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं विटनेस हो रही थी, लोग सोच रहे थे और लोग इन चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे।
तो एक हमारा मेन बैकग्राउंड हमें बस इतना समझना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रांस में चेंजेस आए थे गवर्नेंस में, सोसाइटी में, लोगों के राइट्स में, लोगों के पूरे जिस हिसाब से अभी तक सिस्टम चल रहा था, वो चीज जो है ये न्यूज पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई थी, वर्ल्ड में हुई थी, हम स्पेसिफिकली यूरोप की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, यूरोप वाले भी चाहते थे कि मतलब चेंज आ जाए, पर कैसे चेंज आए और कितना चेंज आए, ये है अलग अलग लोगों की अलग अलग परसेप्शंस है, अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग सोच है। दैट मीन्स पीपल हु आर थिंकिंग कि उनके कंट्री में भी चेंज आना चाहिए, पर कहाँ तक, किस लिमिट तक, क्या टोटली फ्रांस वाला चेंज आ जाना चाहिए या नहीं, थोड़ा ही चेंज आना चाहिए, स्लोली आना चाहिए चेंज, या बहुत एकदम फास्ट रैंडमली आ जाना चाहिए। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये चेंज हो रही थी। पीपल वर थिंकिंग, 3 तरह की बेसिक आइडियोलॉजी डेवलप हो गई थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाली जो 3 आइडियोलॉजी ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि आगे ये टर्म्स यूज होंगी, तो until and unless you know the meanings and the ideology of these terms, आइडियोलॉजी बिहाइंड दीज टर्म्स, आपको यू विल गेट कंफ्यूज कि मैं बोलूंगी रेडिकल्स ने रेवोल्यूशन किया या कंजर्वेटिव्स ने पावर ले लिया, तो until and unless आपको ये टर्म समझ नहीं आएगी, आप आगे जो है लिंक नहीं बना पाओगे चैप्टर में। सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज 3 टर्म्स, ठीक है। अब जो यूरोप में जो आइडियोलॉजी चेंज हो रही थी उसमें से बेसिकली 3 हम देखेंगे, ठीक है। 3 है, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। ये तीनों कैसे एक दूसरे से अलग थी आइडियोलॉजीज, या किस तरीके से सिमिलर थी, क्या ये चाहते थे, क्या इनके मेन जो आइडियोलॉजीज थी, थिंकिंग थी, आइडियल्स, प्रिंसिपल्स जो भी थे, कि कैसी सोच के ऊपर ये डिपेंडेंट थी, वो हम करेंगे अब इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो हम बेसिकली देखेंगे कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी 19वीं सेंचुरी में वो चेंज होगी, पर कैसे चेंज होगी वो डिपेंड करेगा कि जो सोसाइटी है वो लिबरल्स के हिसाब से चल रही है, रेडिकल्स या कंजर्वेटिव्स, या कैसे चेंजेस आ रहे हैं, एकदम रैडिकल एकदम शार्प चेंजेस आ रहे हैं या स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं। और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि रेवोल्यूशन शुरू होंगे। रेवोल्यूशन कहाँ शुरू होंगे, रेवोल्यूशन सबसे पहले रशिया में शुरू होगा, जिसके कारण पूरा सोशल सिस्टम चेंज होगा। पूरा सोशल सिस्टम मतलब पहले जिस हिसाब से गवर्नमेंट चलती थी वो चेंज हो जाएगी और एक नया टर्म आएगा सोशलिज्म, सोशलिस्ट गवर्नमेंट। तो इस सोशलिस्ट गवर्नमेंट के तक पहुंचने से पहले हमें उसके पहले के थोड़े और चेंजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन, आई जस्ट सम अप ऑल दिस इन फ्यू लाइन्स। पहली चीज है जो फ्रांस में हुआ था वो आइडिया सब जगह स्प्रेड हो गई, स्प्रेड तो हो गई पर सब एग्जैक्टली सेम चेंजेस नहीं चाहते थे, कुछ चाहते थे थोड़े बहुत चेंजेस आए, कुछ चाहते थे ज्यादा चेंजेस आए। और इसी को डिस्कस करते करते आगे क्या होगा, कुछ इवेंट्स होंगे जिसके कारण रेवोल्यूशन आएगा, और ये जो रेवोल्यूशन है इससे रशिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और बाद में सोशल सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। सो 2 मेन थिंग्स, and to start with before moving on to Russia, let us understand कि लोगों की सोच कैसी हो रही थी, किस चीज के बारे में, कि गवर्नमेंट अब कैसी होनी चाहिए उस चीज के बारे में। तो here we will study about 3 important terms, liberals, radicals, conservatives. Okay, listen to it very carefully so that you don't get confused later. ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। सबसे पहले ग्रुप जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारे लिबरल्स। नाउ हु आर लिबरल्स? लिबरल्स वो लोग थे जो चाहते थे कि एक ऐसी नेशन होना चाहिए जहाँ पे सारे रिलीजन को टॉलरेट किया जाए। टॉलरेट मतलब रिलीजियस टॉलरेंस मतलब होता है सारे रिलीजन के लोग आराम से इन अ हार्मनी रह सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के।
तो लिबरल सबसे पहले चाहते थे कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए, एक ऐसा नेशन होना चाहिए जहाँ पे सारे रिलीजन जो है ऑल ऑफ देम आर टॉलरेटेड, दैट मीन्स ऑल पीपल बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन लिव टुगेदर, ओके, एंड इन अ वेरी नाइस मैनर। अब ये बात क्यों जरूरी है यहाँ, ये बात इसीलिए जरूरी है हमारे लिए समझना क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में जो लोग थे उनको वो डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे इन वेरियस कंट्रीज, ठीक है। हर कंट्री में थी तो क्रिश्चियनिटी ही, पर क्रिश्चियनिटी के भी अलग अलग यहाँ पे ये लोग ग्रुप्स में बिलीव करते थे, ठीक है। सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, जैसे कि अगर हम देखें ब्रिटेन जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को प्रेफर करता था, ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है वो कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। तो ये एक रिलीजन को फेवर करते थे और दूसरों वालों को इतना सपोर्ट नहीं करते थे। तो लिबरल्स चाहते थे कि हमारी कंट्री, मतलब लिबरल्स कैन बी ऑफ एनी कंट्री, हर कंट्री के वो लोग जिनकी सोच इस पर्टिकुलर टाइप की थी जो मैं बता रही हूँ उनको हम लिबरल्स बोल सकते हैं। तो लिबरल्स पहला पॉइंट याद रखना चाहते थे रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। सेकंड ये चाहते थे कि जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं, जो भी डायनेस्टिक रूलर्स हैं उनके पास जो अनकंट्रोल्ड पावर है वो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमने यहाँ पे देखा था अपना फर्स्ट पॉइंट, आई जस्ट अंडरलाइन इट अगेन सो दैट यू कैन ऑल्सो मार्क इट इन योर बुक। प्लीज नाउ फोकस हियर। द फर्स्ट पॉइंट दैट लिबरल्स वांटेड वाज नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, ठीक है, यानी नेशन दैट टॉलरेटेड ऑल रिलीजन इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट है ये they were against the uncontrolled dynastic power, ठीक है, मतलब they were totally against the uncontrolled dynastic power, यानी जो मोनार्क या राजा जो रूल करता है जहाँ पे वो कॉमन लोगों को कहीं भी एकदम कुछ भी उनका से नहीं होता, कुछ पावर नहीं होता, ये इस चीज के अगेंस्ट थे। तो वो चाहते क्या थे, सेकंड पॉइंट हो गया, दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। बट इसके साथ साथ वो चाहते फिर कैसी गवर्नमेंट थी जिसमें इंडिविजुअल के राइट्स को बचाया जाए, ठीक है। वो चाहते थे जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, जहाँ पे इलेक्टेड पार्लियामेंट हो और जहाँ पे जो लॉज है उनको एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी इंटरप्रेट करे जो कि इंडिपेंडेंट हो रूलर्स और ऑफिशियल्स। अगर हम ये सारे पॉइंट जो हमने किए हैं हम करें तो ये क्लियरली एक डेमोक्रेसी की तरफ पॉइंट करते हैं। चलो इनको डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ देम। सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स जैसी बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है, हम इलेक्शन में जिनको इलेक्ट करते हैं वो जाके लेजिस्लेचर में या लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये चाहते थे एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, इलेक्शन हो, उसके बेसिस पे पार्लियामेंट में चीजें जो है डिसाइड हो। उसके बाद ये चाहते थे कि लॉज, सारी चीजें लॉज के हिसाब से चले और इन लॉज को इंटरप्रेट करे वेल ट्रेन जुडिशरी जो कि इंडिपेंडेंट हो रूलर्स और ऑफिशियल से। यानी ये बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर होना चाहिए, ये बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, कहीं ना कहीं डायरेक्टली नई टर्म्स यूज किए। और ये चाहते हैं जुडिशरी भी हो जो कि इंडिपेंडेंट हो, ना रूलर्स उनको रूल कर सके ना ऑफिशियल्स उनको रूल कर सके, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि ये तो क्लियरली हम ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे कोई डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, as if they are talking about democracy, but these were not democrats. They were not democrats. क्यों? क्योंकि they did not believe in universal adult franchise. वो हर इंसान को, हर एडल्ट सिटीजन को राइट टू वोट नहीं देना चाहते थे। They did not want to give every adult citizen right to vote. वो सिर्फ चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी मैन है
only propertied men should have the right to vote, and also they did not want the women to have voting rights. ठीक है, तो इसीलिए हम इनको डेमोक्रेट्स नहीं बोलते। नहीं तो ऊपर वाली लाइंस पढ़ के तो हमें, ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़ के तो हमें क्लियरली सिग्निफाई होता है कि ऐसे कोई डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, बट डेमोक्रेसी या डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते इनको, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे, राइट टू वोट विमेन को नहीं देना चाहते थे, और मेन में भी किसी किसी सेक्शन को ही देना चाहते थे, सिर्फ प्रॉपर्टी मेन शुड हैव राइट टू वोट एंड एवरीवन शुड नॉट हैव द राइट टू वोट एंड विमेन आल्सो शुड नॉट हैव राइट टू वोट। अब एक चीज और क्लियर, लिबरल्स जो चाहते हैं ऐसी गवर्नमेंट आए जिनकी आइडियोलॉजी ये वाले सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अभी अभी किए हैं। सो आई सपोज लिबरल्स जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेडिकल्स। So class, before moving on to the radicals, let us quickly revise all the points in which the liberals believed, या the type of government that the liberals wanted. सबसे पहली चीज है, वो चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी कंट्री बने जहां ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड somewhere equal and where all religions are tolerated. हम religious tolerance जब बोलते हैं, जब सारे religion वाले लोग जो है मिलजुल के एक साथ रहे, वहां पे किसी भी religion को ऐसे discriminate ना किया जाए, ठीक है। तो liberals wanted a nation, first point, which tolerated all religion। ये इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन वाला, कि ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर किया जाता था, ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च को, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट लिबरल्स वांटेड। Second point they wanted, they were against the uncontrolled dynastic ruler। वो चाह रहे थे कि जो एक राजा या मोनार्क का अनकंट्रोल्ड पावर होता है ना, कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, वो नहीं होना चाहिए। इसकी जगह हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, जहां इलेक्टेड पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो, जुडिशरी हो, जो कि सारे जो है सेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। सो ऑल दीज पॉइंट समवेयर सिग्निफाई कि ऐसा कुछ है कि ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, बट नो, दीज पीपल वर नॉट कॉल्ड डेमोक्रेट्स, बिकॉज डेमोक्रेसी में एवरीवन गेट्स द राइट टू वोट, एवरी एडल्ट सिटीजन। पर ये लोग चाहते थे कि राइट टू वोट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी मैन के पास ही रहे, एंड सबको राइट टू वोट ना मिले, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना हो, एंड women also should not be given the right to vote. Only propertied men should have the right to vote. So ये हमारे लिबरल्स के पॉइंट आ गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेडिकल्स पे। रेडिकल्स जो है हम देखेंगे उनकी बहुत सारे पॉइंट्स जो है आर सिमिलर टू लिबरल्स। रेडिकल्स चाहते थे एक ऐसी कंट्री हो in which the government was based on the majority of country's population। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कुछ ये लोग बात कर रहे हैं जो हम प्रेजेंट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, दे आर वांटिंग कि जो कंट्री है उसका गवर्नेंस उनके हाथ में होना चाहिए जो ज्यादातर लोग चाहते हैं। दैट मीन्स जैसे अपने इलेक्शंस होते हैं, मेजॉरिटी जिस पार्टी को मिलती है वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, इसी टाइप की इनकी सोच डेवलप हो रही थी। दे वांटेड अ नेशन इन विच द गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। एंड दे इवन सपोर्टेड विमेन्स मूवमेंट फॉर गेटिंग द राइट टू वोट, ठीक है। यानी ये जो है these radicals were different from liberals because they wanted that women should get the suffrage rights, ठीक है। यानी जो विमेन है दे शुड ऑल्सो गेट द राइट टू वोट। तो जहां पे भी विमेन अपने राइट टू वोट के लिए फाइट कर रही थी, दे सपोर्टेड द विमेन। एंड एक कुछ और चीजों में जो ये लिबरल से अलग थे, लिबरल्स हमने देखा था प्रॉपर्टी मैन को हर जगह क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, बट दे सेड
कि ये जो बड़े लैंड ओनर्स हैं और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, इनके पास जो स्पेशल एडवांटेजेस होती है, प्रिविलेजेस होती है, नहीं होनी चाहिए. They were actually opposed against, or you can say they opposed the privileges of great landowners and the wealthy factory owners. इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही थे, कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए. नो, दे सेड प्राइवेट प्रॉपर्टी हो बट ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. पर अभी तो क्या है, कुछ ही लोगों के हाथ में, कुछ ही लोगों के पास ज्यादातर प्रॉपर्टी है, ज्यादातर लैंड है, ज्यादातर वो लोग फैक्ट्री ओनर्स है, ज्यादातर वो लोग ही बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं. और जो मेजर सेक्शन है पॉपुलेशन का, उनके पास या तो प्रॉपर्टी है ही नहीं या बहुत कम है. इसीलिए ये बोल रहे थे दे वर not totally against private property, but they did not like the concentration of property in the hands of a few people. They did not like that only few people are having so much of property, so much of wealth, and the major other section is not having property or wealth or money or land, कोई भी चीज. ठीक है, so इसीलिए they oppose the privileges of great land owners and the wealthy factory owners. But they were not totally against private property, but they dislike that most of only few people have hands over, or only few people own, actually few people have control over major property. ठीक है, तो अब रेडिकल्स भी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये चाहते थे गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. दे वांटेड विमेन आल्सो टू गेट द राइट टू वोट. दे वर अगेंस्ट द ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स प्रिविलेजेस. But they were not totally against the private property, but they thought that it should not be like this, that all the property or major part of the property and land is only with few people. They believe that it should be almost distributed, no, if not exactly equal, but at least इतना तो होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, किसी के पास एकदम ही नहीं है. Okay, so this was again the ideology of radicals. Radicals किस टाइप की सोच रखते थे वो हमने अभी इसमें देखी है. Okay, so here we have understood about the radicals ki they wanted people to have voting rights, they wanted the government based on majority of countries population, and they wanted that the private property should belong to most of the people and not only few. ठीक है, so they were against great landowners and factory owners privileges, and they did not it is not that they were totally against private property, but they did not like it that only few people have most of the land, and they thought that more people should have control over land and property. तो ये हो गए हमारे रेडिकल्स. अब हम कर लेते हैं कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स एज यू नो द नेम सजेस्ट थोड़े से पुराने सोच वाले, है ना, जो पुरानी आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे पुरानी आइडियोलॉजी या पुराना हम कंजर्वेटिव्स नाम इनको क्यों दिया? क्योंकि ये मोनार्की में ही बिलीव करते थे. Conservatives were totally against radicals and liberals. Again I will repeat, जो ये कंजर्वेटिव्स है दे आर टोटली अगेंस्ट द रेडिकल्स एंड द लिबरल्स. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये जो है कंजर्वेटिव्स, इन्होंने बोला था कि ठीक है, वी नो दैट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमें लोगों की कुछ बात सुननी चाहिए, कॉमन पीपल को भी कुछ राइट्स, कुछ पावर मिलने चाहिए. सो दे वर रेडी कि एग्जिस्टिंग मोनार्की में थोड़े बहुत चेंजेस हम ले आएंगे, थोड़ा बहुत लोगों को भी पावर दे देंगे या थोड़ा बहुत उनकी भी बात सुनेंगे. ठीक है, सो दे वर रेडी फॉर चेंज. मतलब इससे पहले क्या था, अर्लियर 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे वो टोटली अपोज थे कि कोई चेंज नहीं आना चाहिए. इतने सालों से मोनार्की जो चल रही है वैसा ही सिस्टम चलेगा, कोई चेंज नहीं आना चाहिए. पर 19th सेंचुरी में दे एक्सेप्टेड, दे न्यू दैट टाइम हैज कम दैट सम चेंजेस
आर इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब हम एकदम नेसेसरी है, वो चेंज किए बिना चलेगा ही नहीं। सो दे एक्सेप्टेड, दे बिलीव्ड कि ठीक है मोनार्की ही रहनी चाहिए, हम मोनार्की में थोड़े बहुत चेंजेस ले आएंगे पर गवर्नमेंट तो मोनार्की जैसी ही चलनी चाहिए। दे न्यू, पहले 18 सेंचुरी तक वो बोलते थे चेंज नहीं होना चाहिए, अब वो बोल रहे हैं हम थोड़ा बहुत चेंज के लिए रेडी है। बट वो बोल रहे थे कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पास्ट, वी शुड नो कि इतने सालों से मोनार्की चल रही है, अगर इफ बाई चांस देयर वर फ्यू प्रॉब्लम्स मे बी समटाइम्स, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट सिंस सो मेनी सेंचुरीज देयर इज मोनार्की ओनली, मोनार्की, मोनार्क काइंड ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की जैसी ही गवर्नमेंट है, मोनार्क ही रूल करते हैं। सो ऑब्वियसली बहुत सारी अच्छी भी चीजें हुई हैं इन द पास्ट, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पास्ट। एंड जब हम चेंज लाने की बात करते हैं तो चेंज जो है वो बहुत स्लो है, मतलब स्लोली आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सडनली आज फ्रॉम मोनार्की यू चेंज द गवर्नमेंट टू लिबरल्स, और मे बी जो लिबरल सोच रहे हैं, रेडिकल सोच रहे हैं, नो, they are saying change will come, but change will come very slowly and gradually, and it should also come very slowly and gradually. So conservatives again repeat कर लेते हैं, conservatives were totally against radicals and liberals. They said that earlier they believe कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस तरीके से होता है, अभी भी ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट तो मोनार्की की ही रहनी चाहिए, पर हम जिस टाइप से रूल करते हैं उसको हम चेंज कर देंगे क्योंकि अब करना ही पड़ेगा, उसके बिना जो अभी सिचुएशन है उसमें चलेगा नहीं, वी विल हैव टू ब्रिंग सम चेंज। बट दे सेड दैट यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योर पास्ट, यू शुड रिस्पेक्ट इट, एंड चेंज विल बी ब्रॉट एंड शुड बी ब्रॉट, बट ओनली वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि पूरे यूरोप में ऐसी आइडियोलॉजीज चेंज हो, मतलब डिस्कस हो रही थी, एवरीवेयर पीपल वर थिंकिंग व्हाट इज टू बी डन, कोई बोल रहा है लिबरल जैसा चेंज लाओ, कोई बोल रहा है रेडिकल जैसा लाओ, कोई बोल रहा है नहीं कंजर्वेटिव्म ही चलाओ। तो सोशल और पॉलिटिकल कंफ्यूजन पूरे यूरोप में हो गया था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और यहाँ पे सब लोग कोशिश कर रहे थे, ईच कंट्री एंड द पीपल ऑफ द कंट्री वर ट्राइंग टू चेंज, ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्टेड इन देयर कंट्री। वो डिस्कस कर रहे थे कि हम इन तीनों में से किस टाइप के करें, क्योंकि हमें पता है सब में प्रॉब्लम भी है, सब में कुछ लिमिटेशंस भी है, और सब में जो है पोटेंशियल भी है। सो बहुत अटेम्प्ट हुए थे, अब रेवोल्यूशन होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए 19 सेंचुरी में, जिससे हम देखेंगे कि आगे जाके और क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द लिबरल्स, द रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स। रिमेंबर ये आइडियोलॉजीज है जो डेवलप हो रही है, लोग सोच रहे हैं किस तरीके की गवर्नमेंट अपनी कंट्री में आनी चाहिए। लिबरल्स जो है वो यही बोल रहे थे रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, और वो बोल रहे हैं कि डायनेस्टिक रूलर का अनकंट्रोल पावर नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, और ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे लॉ और वेल ट्रेन जुडिशरी हो, जो इंडिपेंडेंट हो रूलर और ऑफिशियल से, पर वो राइट टू वोट सबको नहीं देना चाहते थे। रेडिकल्स जो है उनकी सोच थी कि सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए, बट वो वेल्दी ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स और लैंड ओनर्स के अगेंस्ट थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ ही के पास नहीं सबके पास होनी चाहिए, सब इक्वालिटी जैसे ऑलमोस्ट होना चाहिए कुछ। तो कंजर्वेटिव्स बोल रहे थे नहीं, राजा का ही रूल चलना चाहिए, मोनार्की ही चलना चाहिए, गवर्नेंस में थोड़ा बहुत हम चेंज लेके आ जाएंगे और प्रोसेस स्लो ही होगा चेंज का। ठीक है, और हमें कंजर्वेटिज्म में ही बिलीव करना चाहिए, मोनार्की में ही। ठीक है, अब ये पूरे चेंजेस जो है इससे रिलेटेड लोग डिस्कस कर रहे थे, कंफ्यूजन हो रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में हर कंट्री वाले चाह रहे थे कि हम चेंज लेके आए, हमारी कंट्री में नया टाइप का सिस्टम आए जो बेटर हो। ठीक है, तो ये एक, अब जब हम आगे जब भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम इतना देखेंगे कि
ये बैकग्राउंड रखना है आपको दिमाग में कि जब भी ये टर्म आए लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव्स कौन थे और इनकी सोच क्या थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इस टाइम पे ही उस समय यूरोप में क्या क्या बाकी चेंजेस आ रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा था। ठीक है, तो बाकी चेंजेस क्या आ रहे थे वो सारे हम करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो आई सपोज आज जितना हमने किया है मस्ट बी क्लियर टू यू पीपल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड आस्क एंड we'll discuss and solve the problem. Okay, now see you all in the next class and we'll start with the next topic, that is industrial and the social change. Okay, ठीक है, okay, now we'll meet in the next class.